अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश नॉवेलिस्ट देखेंगे जो फर्स्ट शुरू कब इंग्लिश जो नावल है वो कब शुरू हुआ और अर्ली नॉवेलिस्ट कौन कौन से थे। तो इंग्लिश नावल जो है वो 1740 में शुरू हुआ और ये 18th सेंचुरी की रिसेंट डेवलपमेंट थी। The chief literary phenomena of the complex 18th century are the reign of the so-called classicism। इससे पहले यानी जो इन्फ्लुएंस था वो क्लासिसिज्म का था। यानी 18th सेंचुरी में क्लासिसिज्म की अराइवल हुई, रिवाइवल हुई और द रिवाइवल ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिक पोइट्री हुई एंड द डिस्कवरी ऑफ द मॉडर्न नावल। यानी इससे पहले नॉवल की टाइप की ऑटोबायोग्राफीज लिखी जा रही थी, लेकिन उसको नॉवल का नाम हम नहीं देते थे। तो पहला नॉवल जिसे मॉडर्न नॉवल का, जिसे नॉवल की फॉर्म में कहा जाता है, तो वो 1740 में पहला नॉवल आया। ऑफ दीज थ्री द लास्ट इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी नॉवल जो है वो इम्पॉर्टेंट था, असाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट the novel is the most modern and at the present the most widely read and influential type of literature. We have a certain pride in regarding it as an English original contribution, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में दूसरे अदब से, लैटिन से और ग्रीक से आई हैं, लेकिन नावल जो है वो ऐसा जॉनरा है जो इंग्लिश लिटरेचर की अपनी ही डेवलपमेंट है। तो इस हवाले से ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ लेटर्स, अदर ग्रेट टाइप्स ऑफ लिटरेचर लाइक द एपिक, द रोमांस एंड द ड्रामा वर द फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय अदर नेशंस, but the idea of modern novel seems to have been worked out largely on the English soil। इन इंग्लिश कॉम से ही, अंग्रेजों से ही ये इवॉल्व हुआ। एंड इन द नंबर एंड द फाइन क्वालिटी ऑफ हर नॉवेलिस्ट इंग्लैंड हैज हार्डली बीन राइवल्ड बाय एनी अदर नेशन। यानी कोई भी और कौम उसका मुकाबला नहीं कर सकती इस सेंस में ना। Before we study the writers who developed this new type of literature, it is well to consider briefly its meaning and history। कि novel कहते किसे। Meaning of the novel, ये novel mean new one। New जो होता है that's called a novel ना। Probably the most significant remarks made by the ordinary reader concerning a work of fiction takes the form of question: is it a good story? For the reader of today is much like the child and the primitive man in this respect, that he must be attracted and held by the story element of a narrative before he learns to appreciate its style or the moral significance। यानी कहानी important है, moral significance ये whatsoever it teaches जो है that's the secondary। The story element is therefore essential to the novel, but where the story originates is impossible to say, as well might we see for the origin of the race, for where primitive men are found, there we see that the gathering eagerly about the storyteller। यानी अगर किसी भी लैंग्वेज के हम अदब को देखें तो उसमें जो स्टोरी टेलर्स होते थे, जैसे किस्सा गो, कहानियाँ सुनाने वाले, तो उसके इर्द गिर्द प्रिमिटिव मैन में किस्सा गोई का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अभी भी मतलब इवन अगर हम सराइकी लैंग्वेज की बात करें तो किस्सा गो अभी मौजूद है, पंजाबी में आज भी लोग किस्सा गो मौजूद है। तो सेम इंग्लिश स्टोरी में जो इंग्लिश लिटरेचर था तो या सोसाइटी थी, उसमें भी जो है ना स्टोरी टेलिंग का आर्ट जो है वो शुरू से आ रहा था, और उस वजह से उस जर्म से, जर्मिनेशंस होती हैं, तो उस जर्म से जो है वो नॉवल फूटा। In the halls of our Anglo-Saxon ancestors, एंग्लो सेक्सन की पोइट्री के हवाले से बात की थी हमने, या एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के हवाले से बात की थी कि जो बादशाह होता था वो अपने क्या नाम है इजी टाइम में लिटरेचर और शुरा कराम की जो है वो महफिलें सजाया करता था। तो एंग्लो सेक्सन्स के ये जो एंसेस्टर्स इंग्लिश रेस के, इंग्लिश नेशन के, तो वहाँ से पता चलता है कि जो टेल ब्रिंगर्स थे, कहानियाँ सुनाने वाले थे, दे वर द मोस्ट वेलकम गेस्ट, उनको सबसे ज़्यादा ऑनर दी जाती थी। एंड इन द बार wigwams of the American Indians, the man who told the legends of Henrietta had an audience quite inattentive
as that which gathered at the Greek festivals to hear the story of Ulysses wandering. यानी वो जो उनके लेजेंड्स थे, ये अगर हम वो देखें अपनी इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखें तो जो कहानियों का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली जो ओरल लिटरेचर होता था, दैट वाज कंसीडर्ड द बेस्ट इंटरेस्ट। उसमें जो कहानी सुनाने वाला था, वो एक तो कहानी को फिर जिस अंदाज में सुनाता था, दैट वाज मोर interesting one for the audience ना. To the man's instinct, our innate love for a story, we are indebted for all our literature. इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि इंसान की जबिलत जो है वो कहानी की तरफ इंटरेस्ट है, वो कहानियाँ सुनना चाहता है। उसकी फिर बहुत सारी फॉर्म्स हैं, वो यानी कहानी इंटरेस्ट के हवाले से कि वो नई नई फॉर्म्स के साथ दुनिया के जो न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, तो वो उसकी जबिलत को जाहिर करते हैं कि ही इज इंटरेस्टेड इन नॉवल एंड न्यू थिंग्स ना. And the novel must in some degree satisfy this instinct or fail of appreciation. The second question which we ask concerning a work of fiction is, how far does the element of imagination enter into it? कि कहानी कहाँ से जनरेट करनी है और उसमें इमेजिनेशन का क्या असर है. इसके हवाले से मैं उर्दू अदब के हवाले से बात करूँगा तो किस्सा चहार दरवेश है मीर अमन देलवी का. उसे किस्सा बागो बहार भी कहते हैं और किस्सा चहार दरवेश भी कहते हैं. उसमें 4-5 टोटल किस्से हैं, 4 किस्से दरवेशों के, और वो इतने लंबे किस्से, कहा जाता था कि वो किस्से जो सुन ले तो अगर वो बीमार होगा तो वो सेहतयाब हो जाएगा. अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो बच्चे वो किस्से इतने लंबे लंबे हैं कि बंदा उसकी कहानी में ऐसे खो जाता है कि वो अपनी बीमारी ही भूल जाता है. तो दूसरा क्वेश्चन इमेजिनेशन का. अब वो किस्से महज जो है, अगर हम मीर अमन के इसकी बागो बहार की बात करें तो वो किस्से फर्जी है, इमेजिनेटिव है, लेकिन वो इंसान इस तरह खो जाता है. फॉर एग्जांपल 250 चमचे उसने गिनवाए कि किस तरह की खाने की एक ज़ियाफ़त के ऊपर किस तरह के चमचे थे, किस तरह के बर्तन थे. तो अब हमारे घर में भी, हम घर में भी इन किचन वायर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें किसी भी एक चमचे की 250 टाइप्स तो नहीं होती ना. तो किस तरह उसको वो इमेजिनेशन के थ्रू रियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है. यानी इमेजिनेशन के थ्रू फिक्शन का यही होता है. मैं आपको यहाँ पे वजाहत के साथ बताता जाऊँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जर्नलिज्म या जो स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है और इमेजिनेटिव रिप्रेजेंटेशन है. उसमें यही है, स्टैट जो है वो हमेशा 2 और 2 को 4 ही साबित करती है, मैथ जो है वो 2 और 2 4 ही साबित करती है. तो जो इमेजिनेशन होती है वो 2 और 2 को 22 भी साबित करती है, और वो 2 और 2 को क्या नाम है 4 भी साबित करती है. और वो अब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि 2 और 2, तो वो 2 और 2 को अलग-अलग ज़ीरो भी मतलब वो करती है कि अगर उनको माइनस किया जाए तो वो ज़ीरो भी बन जाते हैं. तो इतनी इंटरप्रिटेशन है इमेजिनेशन की. For upon the element of imagination depends largely our classification of the works of fiction into the novels, romances, and mere adventure stories. The deviants here are as indefinite as the border land between the childhood and the youth, between the instinct and the reason. यहाँ पे वो कहते हैं कि डिवीजन उनकी यही है कि जैसे बचपन में और यूथ में फ़र्क है, जिस तरह इंस्टिंक्ट और रीज़न में है, इमेजिनेशन जो है रीज़न जो है दैट इज़ साइंटिफिक. बचपन जो है, चाइल्डहुड, इसी तरह भोला सा होता है, उसमें हर चीज़ इंटरेस्टिंग और रोमांटिक और अच्छी लगती है. इसी तरह जो जबिलत के जो आपकी कुछ बंदे होते हैं, आपने मजाक के हवाले से देखा होगा कि उनके मुंह से हर निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो मजाक की सूरत में होता है. बट देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल टू गाइड अस. ऐसे नहीं कि आपके मुंह में जो कुछ है आप नॉवल लिख दें. We note it in the development of any normal child that this comes at a time when, for his stories, he desires knights, giants, elves, fairies, witches, magic, and marvelous adventures which have no basis
which have no basis in experience ना। अभी जो आप ये कार्टून देख लें, कोई भी मतलब कार्टून में आप देखें तो ऊपर से गिरता है कोई कार्टून का करेक्टर जो है वो इसके नीचे आ जाता है, ट्रेन के नीचे आ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खड़ा हो जाता है। ये अगर आप मोटू पतलू के कार्टून देखें तो उसमें जो डॉक्टर झटका के मैजिक्स हैं वो सारे इस तरह के ही है। वो डॉक्टर चिंगम जो है वो कई दफ़ा ऐसे ही मतलब उसके ऊपर से बसें गुजर जाती हैं लेकिन वो खड़ा हो जाता है। तो दीज आर द इमेजिनेशन जो कि एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होती। He tells extraordinary tales about himself which may be only the vague remembrance of a dream or the creation of a drawing imagination, both of which are as real to him as any other part of the life. When we say that such a child romances, we give exactly the right name to it. कि they are romantic का माना होता है कि imagination based ना। For this sudden interest in extraordinary beings and events marks the development of human imagination, running right at the first because it was not guided by reason. नॉवल स्पेस देता है इमेजिनेशन की। नॉवल में ये होता है कि बहुत सारे किरदार होते हैं, अब एक पोएम में आप कितना कुछ लिख सकते हैं। तो नॉवल जो है वो करेक्टर्स को फुल लाइफ देता है। नॉवेल्स में करेक्टर्स खुलकर सामने आते हैं, उनकी सारी, ये नहीं कि अगर एक हीरो को 20 साल से लेता है, 16 साल से लेता है और उसे उसके मरने तक उसके साथ मतलब उसको लेकर चलता है, तो 40 साल का 30 साल का अरसा जो है ना उसकी लाइफ नॉवल में रिप्रेजेंट हो जाती, which is a later development, and to satisfy this new interest the romances are invented। यहीं से मतलब ये मैं डेवलप कर रहा हूँ कि जो रोमांस इंस्टिंक्ट इंसान की जबिल्लत थी कहानियाँ सुनने में, इमेजिनेटिव थिंग्स में इंटरेस्टेड होना, वहाँ से रोमांस डेवलप हुआ और रोमांटिक ऑटोबायोग्राफी से, रोमांटिक प्रोज से जो है वो इंग्लिश नॉवल इवॉल्व हुआ। The romances originally are work of fiction in which the imagination is given full play without being limited by the facts or the possibilities. It deals with the extraordinary events, with the heroes whose powers are exaggerated and often adds the element of superhuman or supernatural characters. यहाँ पे मैं आपको एक हिस्टोरिकल जोक सुनाता हूँ, हिस्टोरिकल इमेजिनेशन बेस्ड एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। कहते हैं कि महमूद गजनवी जब यहाँ पे आया इस इंडस रिवर के रास्ते से अफगानिस्तान से आया था, तो कहते जब वो डेरा इस्माइल खान के करीब पहुंचा तो उसका घोड़ा जब मतलब चलता हुआ आया तो आगे दरिया सिंध था। घोड़ा दरिया सिंध को देख के डर गया और कहता दरिया सिंध को देखकर सुल्तान महमूद गजनवी भी जो है ना वो भी डर गया। अब कहते हैं आप जरा देखिएगा हिस्टोरिकल इमेजिनेशन के, कहते उसके बाद उसने उस घोड़े को वापस 45 किलोमीटर वो पीछे ले गया बैक साइड डेरा इस्माइल खान की, और फिर डेरा इस्माइल खान से 55 किलोमीटर में वो शुमाल की तरफ गया और वहां पे एक पहाड़ था। उसने अपना घोड़ा 45 किलोमीटर जो है वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ाया और जब वो पहाड़ की चोटी के ऊपर गया तो उसने जो घोड़े को जंप लगवाया वहां उस पहाड़ी से, तो वो दरिया सिंध क्रॉस कर गया और फिर वो यहाँ पे आ गया। अब कहाँ जो घोड़ा देख के ही मतलब दरिया को देख के डर गया था और महमूद गजनवी जो दरिया को देख के डर गया वो यूं समझ लें कि 150 किलोमीटर पीछे जाकर पहाड़ की चोटी से घोड़े का जंप लगवा के दरिया सिंध क्रॉस कर रहा है। तो ये दीज माइट बी इंटरेस्टिंग थिंग्स और ये ह्यूमन इमेजिनेशन को सूद करती हैं, कूल करती हैं। इनके ये लतीफ़ा सुन के, ये इस तरह की चीज़ें सुन के बंदा हंसने पर मजबूर हो जाता है और यही लिटरेचर का फंक्शन होता है टू चेंज द मूड ऑफ द रीडर ना। वो सैड भी हो सकता है, वो जोली भी हो सकता है, वो थिंकिंग वन भी हो सकता है। It is impossible to draw the line between the romance ends, but this element of excessive imagination and of the impossible heroes and incidents is its distinguishing mark in every literature. Where the novel begins, it is likewise impossible to say, but again we have a suggestions in the experience of every reader कि हर रीडर का कुछ ना कुछ उसको नेचुरल भी लगे।
यानी खाली जो कागजी कहानियां होती हैं वो भी इंसान को उतना अट्रैक्ट नहीं करती जितना कि हाफ इमेजिनेटिव और हाफ एक्सपीरियंस बेस्ड कहानियां अपील करती। There comes a time, naturally and inevitably, in the life of every youth when the romance no longer enthralls him. यानी जो चीज़ें हमें 18 साल की उम्र में अच्छी लगती हैं वो 25 साल की उम्र में अच्छी नहीं लगती, और जो 25 साल की उम्र में अच्छी लगती हैं वो 40 साल की उम्र में नहीं अच्छी लगती। He lives in a world of the facts, gets acquainted with the men and the women, some good or some bad, but all human. And he demands that the literature shall express life as he knows it by the experience. This is the stage of the awakened in intellect, and in our stories, the intellect as well as the imagination must now be satisfied. यानी नॉवल में दोनों चीजें होनी चाहिए, इमेजिनेशन भी होनी चाहिए और रियल फैक्ट्स भी होनी चाहिए, इंटेलेक्ट भी होना चाहिए। एट द बिगिनिंग ऑफ दिस स्टेज वी डिलाइट इन रोबिन्सन क्रूसो, वी रीड eagerly a multitude of adventure। ये रोबिन्सन क्रूसो को कुछ लोग कहते हैं कि वो पहला इंग्लिश नॉवल है, लेकिन हम उसे इस लेक्चर में की कॉन्टेक्स्ट से हम उसे अर्ली अर्ली नॉवलिस्ट में से, अर्ली नॉवलिस्ट फोर फादर्स में से तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली नॉवल अनाउंस्ड नहीं है। We read eagerly a multitude of adventure narratives and a few so-called historical novels, but in each case we must be lured by a story। यानी उसमें historical adventures थे लेकिन story missing थी। We must find heroes and moving accidents by flood and the field to appeal to our imagination, and through the hero and the adventure may be exaggerated, they must both be natural and within the bounds of probability। यानी लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होता हो। यानी हम सुपर नेचुरल थिंग्स भी कुछ कभी कभी ऐसे लग रही होती हैं कि आ, आ, होती नहीं है, लेकिन वो लग रही होती है कि एज दे आर द नेचुरल। भूत आपने देखा कभी नहीं, लेकिन अगर आप भूत को इमेजिन कर लें कि मेरे सर के ऊपर भूत खड़ा है और ये सामने वाला भूत खड़ा है, तो वो आपको थोड़ा थोड़ा नजर भी आना शुरू हो जाता है रात के अंधेरे में ना। तो वो कहते हैं कि जो बाउंड्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं उनको भी फॉलो अप करता हूँ। Gradually, the element of adventure or surprising incidents grows less and less important as we learn that the true life is not adventurous। कि मतलब हीरो जो है वो फिल्म में तो 15 फुट का जंप मार सकता है, हीरो जो है उस फिल्म में भी तो उसके ऊपर सीधी गोली चलाई जाए तो हीरो जो है वो गोली उसे लगे लेकिन थोड़ा सा खून निकले, ये तो पॉसिबल हो सकता है। और हीरो जो है वो ऐसे हाथ में डंडा घुमाए तो जो सामने उसके दुश्मन खड़े हैं वो ऑटोमेटिकली घूमना शुरू हो जाए, ये फिल्म में तो हो सकता है लेकिन लाइफ में नहीं हो सकता इस तरह। बट अ प्लेन heroic matter of the work and the duty and the daily choice between the good and the evil। Life is the most real thing in the world now, not the life of the kings and the heroes or the superhuman creatures, but the individual life with its struggles and temptation and the triumphs or the failures। तो उस वो मिक्सचर है। आम एक बादशाह की जिंदगी जो है वो ज्यादा स्टेबल हो सकती है, लेकिन एक आम इंडिविजुअल की जो जिंदगी है, क्योंकि इतनी बड़ी फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो 22 करोड़ आवाम में से सारे तो वो एक जैसे नहीं हैं, सारे ईमानदार भी नहीं हैं, सारे बेईमान भी नहीं हैं, इसी तरह सारे जो है वो हार्ड वर्कर भी नहीं है और सारे निकम्मे भी नहीं है। तो ये चीज़ें उसने कहा कि जो नॉवल में होती हैं ये सारी चीज़ें इट शुड बी लाइक लाइफ, लाइक ऐसे लगे कि जैसे ज़िंदगी में होता है। तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो जिनको पैसे मिलते हैं वो वापस दूसरे के ऐलान करा के या किसी सोर्स में भी वापस कर देते हैं या वो उसे उठाते भी नहीं, और ऐसे भी होते हैं वो जो कि किसी दूसरे की जेब में से निकाल लेते हैं। Like our own and any work that faithfully represents the life becomes interesting। और यही जो डिफरेंस है लाइफ का, ये उसको इंटरेस्टिंग बना देता है। सो वी ड्रॉप द एडवेंचर स्टोरी एंड टर्न टू द नॉवल। For the novel is a work of fiction in which the imagination and the intellect combine to express life in the form of a story and imagination।
is always directed and controlled by the intellect. यानी नॉवल में स्टोरी भी होती है और इमेजिनेशन भी होती है और इंटेलेक्ट भी होता है. It is interesting chiefly not in romance or adventure, but in men and women as they are. It aims to show that the motives and the influence which govern human life and the effects of personal choices upon the characters and the destiny. Such is the true novel, and as such, it opens a wider and more interesting field than any other type of literature. तो इसलिए लिटरेचर जो है दैट इज द मोस्ट सूटेबल फॉर्म और genre ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ की मल्टीट्यूड एस्पेक्ट्स होते हैं, so they can be covered in a best way in the novel, in the genre of the novel. अब हम देखते हैं कि प्रीकर्सर्स ऑफ द नॉवल कौन से हैं, यानी जिन्होंने नॉवल की बुनियाद रखी. बिफोर द नॉवल कुड रीच, ये दोबारा मैं याद कराता जाऊँ कि पहला नॉवल जिसको हम मानते हैं वो 1740 में आया. Before the novel could reach its modern stage, are more or less sincere attempts to express human life and character, it had to pass through several centuries of almost imperceptible development. Among the early precursors of the novels, we must place a collection of the tales known as the Greek romances, dating from the 2nd to 6th century, यानी दूसरी सेंचुरी से छठी सेंचुरी तक की आ रही. हमारा ये जो बेवुल्फ है, बेवुल्फ की जिसकी हमने पोएट्री की सूरत में वो पढ़ी है, तो दैट इज अ टेल बेसिकली, वो एक रोमांस है. किस तरह जो है ना वो हीरो होता है, वो ड्रैगन्स के साथ लड़ता है, किस तरह मतलब उनको वो बचाता है किंग को. तो ये सारी मतलब अगर हम उसे रिफाइंड टेस्ट में नहीं है तो बहरहाल अनरिफाइंड टेस्ट में वो अपनी जगह पे एक नोवेला टाइप का नॉवल की उसकी कहानी है. These are imaginative and delightful stories of the ideal love and marvelous adventure, which profoundly affected romance writing for the next 1,000 years. A second group of the predecessors is found in the Italian and the Spanish pastoral romances, which were inspired by the ecologies of the Virgil. These were extremely popular in the 14th and the 15th century, and these influences is seen in the Sydney's Arcadia, which is the best of its type in the English. The third and the most influential group of the predecessors of the novel is made up of the romances of chivalry, बहादुरी के जो जंग के किस्से होते थे उनके ऊपर, शिवलरीज के ऊपर जो रोमांसेस होते थे, तो वो भी इसकी नॉवल की वजह बने. सच एज आर फाउंड इन द Malroy's Mortar d'Arthurs. It is noticeable in reading these beautiful old romances in different languages that each nation changes them somewhat, कि हर कौम उसको अपने अपने अंदाज में चेंज कर लेती है, so as to make them more expressive of the national traits or the ideals. For example, हमारे टीपू सुल्तान की कहानी जो है वो किसी अरबी कंट्री ने अपने अकॉर्डिंगली ट्रांसलेट करके अपनी नेशंस को, अपनी रिवायात को चला दिया. In a word, the old romances tends inevitably towards realism, especially in England, where the excessive imagination is curbed and the heroes become more humans. In Malraux, in the unknown author of Sir Gawain the Green Knight, and especially in Chaucer, we see, अब चौसर की शायरी में हम देखें तो वो इसी तरह की कहानियां बयान करते हुए हर बंदे की कहानी वो बयान करती है. We see the effect of the practical English mind in giving these old romances a more natural setting. यानी सुपर नेचुरल करेक्टर्स को वो नेचुरलाइज कर रहा है. यानी एक नाइट का करेक्टर जो है वो जंग के ऊपर बहुत बड़ा बात, नाइट है लड़ने के लिए वो वहाँ पे है, तो लेकिन चौसर ने उसे घोड़े के ऊपर बिठाकर एक आम कॉमन कैंप में बिठा दिया है जो कि पिलग्राइम्स का है, और दे आर गोइंग ऑन अ पिलग्राइमेज. And English mind in giving these old romances a more natural setting and in making the heroes suggest, though faintly, the men and women of their own day. The Canterbury Tales जो है वो एक पोइट्री का कलेक्शन है, लेकिन इसने नॉवल की सेटिंग में, नॉवल में जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स होती हैं तो उनकी बुनियाद जोफ्री चौसर ने कंटरबरी टेल्स में ही रख दी थी. With their story interest and their characters delightfully true to nature, have in them the suggestion at least of a connected story whose chief aim is to reflect the life as it is. In the Elizabethan age, the idea of the novel grows more definite.
In Sydney's Arcadia, romance of chivalry, a pastoral setting at least, is generally true to nature. Our cruelty is not taxed, and as in the old romances, by continual appearance of the magic or the miracles and the characters, though idealized till they become tiresome, occasionally give impression of being real men and the woman. यानी जो जब हीरो एडवेंचरस स्टेटस से नॉर्मल आदमी के लेवल के लाइफ के स्टैंडर्ड के ऊपर आ जाते तो वो हीरो रहता ही नहीं. देन इसी तरह in Bacon's The New Atlantis, 1627 में, we have the story of the discovery by the mariners of the unknown country inhabited by a superior race of men more civilized than ourselves, an idea which has been used by मोर इन द यूटोपिया. उसका टॉमस मोर का था यूटोपिया, जो कि 1516 में पब्लिश्ड हुआ. These two books are neither romances nor novels in the strict sense, but the studies of the social institutions. They use the connected story as a means of teaching moral lesson. जैसे मतलब फेबल्स होती हैं तो वो एनिमल टेल्स होती हैं, उनके थ्रू जो है ना वो मोरालिटीज प्रैक्टिस की जाती हैं. ये जो प्यासे कवे की कहानी, इसको फेबल कहेंगे ना, कि टीचिंग द मॉरल लेसन थ्रू द, और जो ग्रीडी डॉग है, लालची कुत्ता, वो उससे हम ये लेसन वो करते हैं कि बंदे को लालच नहीं करना चाहिए. तो ये फेबल्स हैं, एनिमल टेल्स हैं. अब देखें, हमें मतलब हम टेल्स से ज़्यादा लर्न करते हैं बनिस्बत कोई हम ऐसे कह दे कि बंदे को ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, तो वो प्यासे कभी अच्छा स्ट्रगल करनी चाहिए, ये बस बात हमें इतनी अच्छी नहीं लगती. लेकिन किस तरह कौवे ने प्यासे कौवे ने जो है ना वो पानी पिया, वो हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है. And this valuable suggestions has been adopted by many of our modern writers in the so-called problem novels and the novels of the purpose. नॉवल प्रॉब्लम नॉवेल्स वो होते हैं जिनमें किसी इशू को डिस्कस किया जाता है, सोसाइटी के किसी इशू को डिस्कस किया जाता है और उनका फिर सोल्यूशन बताया जाता है. नॉवेल्स ऑफ द पर्पस में एक ख़ास किस्म की ट्रेनिंग होती है रीडर्स की. जैसे फॉर एग्जांपल मैं, वो एक है कि बहिश्ती जेवर वाला जो वो होता है नॉवल, वो ख़वातीन को दिया जाता है कि आपने जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है वो किस तरह गुजारनी है. Nearer to the true novel is the Lord's romantic story of the Rosalind, which was used by the Shakespeare in As You Like It. This was modeled upon the Italian novella or the short story which became very popular in England during the Elizabethan age. In the same age, we have introduced into England the Spanish picaresque novel from Picario or the knave or the rascal. यानी जो रोमांसेस होते थे, देवर ऑफ सम rascals, बदमाश, नेवे, प्रिकारियो से निकला है, which at first was a kind of the burlesque on the medieval romances, and which took for its hero some low scoundrel or outcast instead of knight. उसके लिए भूंडे किरदार लिए जाते थे, मजाक किया जाता था, and followed him through a long career of scandals and villainies. मुख्तलिफ उसको टेस्ट से पास किया जाता था, गुजारा जाता था. One of the earliest types of this picaresque novel in the English is the Nash's The Unfortunate Traveller or the Life of the Jack Wilton, 1594. बच्चे, मैं यहाँ पे वजाहत के साथ करता जाऊँ कि ये नावल नहीं है जिनकी मैं ये बात कर रहा हूँ कि पिकारेस्क नॉवल, ये बेसिकली वो टाइप्स थे, ये वो वर्क्स थे जिन्होंने लेटर ऑन नावल की बुनियाद बने. पहला जो वेल डिफाइंड नावल आया वो 1740 में ही आया, जबकि मैं जिस वर्क की बात कर रहा हूँ, नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर की, वो 1594 में है. या शेक्सपियर के एज यू लाइक इट की बात की है तो वो 1600 के राउंड में लिखा गया. ये बेसिकली वो जो फ्री चौसर का कंटरबरी टेल जो है वो 1587 में लिखी गई है. ये वो बेसिकली वर्क्स थे जिन्होंने इंग्लिश नावल की बुनियाद रखी, उसकी वजह बने, उसकी तरफ दे पेव्ड अ वे टुवर्ड्स दैट. तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि पहला नावल तो 1740 में आया, लेकिन ये वो वर्क्स थे जो उसको उसका रास्ता साफ किया. Which is also a forerunner of the historical novel, since its action takes place during that gorgeous interview between the Henry VIII and the King of France in the field of cloth of the gold. ये नावल की कहानी.
In all these short stories and picaresque novels, the emphasis was laid not so much on life and character as on the adventures of the hero, and the interest consisted largely in the wondering what would happen next, कि आगे क्या होगा, and how the plot would end. The same method is employed in all trashy novels. ये जो जासूसी नॉवल हम पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है, फिर वो इस तरह का करेक्टर प्लॉट डेवलप करते हैं, वो इवेंट्स डेवलप करते हैं जिसमें हम इंटरेस्टेड हो जाते हैं. एंड इट इज स्पेशली द बैन ऑफ द मैनी मॉडर्न स्टोरी राइटर्स. This excessive interest in adventures or incidents for their own sake and not for their effect on the character is what distinguishes the modern adventure story from the true novel. In the Puritan age, we approach still nearer to the modern novel. यानी कि Puritan age में हम और नावल के करीब हो गए, especially in the work of Bunyan. And as the Puritan always laid emphasis on character, stories appeared having a definite moral purpose. क्योंकि moral उसमें हमारा जो मेजर फोकस था वो था on the development of the character, और वो थ्रू स्टोरीज जो है, अगर हम पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो दैट इज अ ट्रू स्टोरी, और उसमें अगर हम करेक्टर ट्रेस करें तो देयर आर द करेक्टर्स. क्राइस्ट इज अ करेक्टर, एडम इज अ करेक्टर, सैटन इज अ करेक्टर, फॉलन एंजल इज अ करेक्टर, ईव इज अ करेक्टर. तो इसलिए वो बड़ी कहानी हमें हम उसे अपने अल्फाज में एक मिनी नॉवल या नॉवल की टाइप का वर्क कह सकते हैं, नॉवल बहरहाल नहीं कह सकते. बुनियान्स पिलग्राइम्स प्रोग्रेस जो कि 1678 में आया differs from the Fairy Queen. Fairy Queen जो है वो एडमंड स्पेंसर का था, and from all other medieval allegories in this important respect. And the characters, far from being bloodless abstractions, are but thinly distinguished men and women. Indeed, many a modern man reading the story of the Christian has found it in the reflection of his own life and experience. In the life and the death of Mr. Badman, 1682 में जो है publish हुआ, we have another and even more realistic study of the man as he was in the Bunyan's days. These two striking figures, Christian and Mr. Badman, belong among the great characters of English fiction. Bunyan's good work, his keen insight in the delineation of the character, and his emphasis upon that man is very important. One of the earliest types of this picaresque novel in the English is now the discovery of modern novel. Notwithstanding this long story of fiction to which we call attention, it is safe to say that until the publication of Richard's Pamela in 1740 में रिचर्डसन ने पहला अपना नावल लिखा जिसका नाम था पामेला. वो इतना मशहूर ना हुआ, लेकिन उसको हम कहते हैं. No true novel had appeared in any literature. By a true novel, we mean simply a work of fiction which relates the story of a plain human life. आम आदमी की जिंदगी के बारे में बात करें तो उससे हमारा मुराद है. Under stress of the emotion which depends for its interest not on the incident or adventure, but on its truth to nature. बच्चे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इवन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है कि क्या चीज है एक एडवेंचर की हम बात कर. रोमांस जो है, वाई कैन नॉट अ रोमांस बी अ नॉवल. वजह ये है कि रोमांस में सारी चीजें जो है वो इमेजिनेशन के थ्रू दिखाई जाती हैं. रोमांस में चीजें नेचुरलाइज नहीं की जाती, नावल में चीजें नेचुरलाइज की जाती हैं. एडवेंचर्स भी होते हैं, लेकिन ऐसे यूं समझ लें कि जैसे दरख्त खड़ा होता है ना, तो दरख्त चाहे आपने दरख्त का साया देखा होगा, दरख्त कितना जमीन के ऊपर खड़ा होता है. आप इसको इमेजिनेशन का पार्ट समझ लें कि जमीन से ऊपर का जितना दरख्त भी होता है वो इमेजिनेशन होता है, लेकिन उस दरख्त का वजूद तब तक कायम होता है जब तक उसकी जड़ें जमीन में हों. यही चीज आपको नॉवल समझने में मदद दे सकती है कि रोमांस में या एडवेंचरस नॉवल में और एडवेंचर में, रोमांस में और नॉवल में यही फर्क है
कि नॉवल जो है वो प्लेन लाइफ के इवेंट्स को भी डिस्कस करता है, आम आदमी के लाइफ की को भी डिस्कस करता है, स्टोरी को भी बेस करता है और इमेजिनेशन को भी बेस करता है। जबकि रोमांसेस जो हैं वो एडवेंचर्स जो होते हैं वो सिंपली हीरोइज्म बेस्ड होते हैं। यानी वहाँ पे हीरो, अगर आप सुल्तान राही की बात करें तो सुल्तान राही जो है वो किसी की तरफ अगर आंख उठा के भी देख ले तो आगे 10 बंदे खड़े हुए मर जाते हैं। तो ये रोमांस तो हो सकता है, ये एडवेंचर तो हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी अ नॉवल। अंडर स्ट्रेस ऑफ द इमोशंस, which depends upon the interest not on the incident or adventure but on its true nature. A number of English novelists, Goldsmith, Richardson, Fielding, ये पहले पहले early novelists हैं, Fielding, Smollett, Stearns, all seems to have seized upon the idea of reflecting life at it is. जिंदगी जैसे है उसको वैसे रिफ्लेक्ट करना जो है नॉवल में, ये पहले नॉवलिस्ट का वो था, एजेंडा था, in the form of a story and to have developed it simultaneously. The result was an extraordinary awakening of the interest, especially among the peoples who had never been greatly concerned with the literature. We वैसे यानी कि बंदा कहे कि जी लिटरेचर जो है वो बंदे को क्यों अपने पर पढ़ने पर मजबूर कर देते, क्योंकि ये उसके इमेजिनेशंस को एक्सप्लॉइट करता है, उसके फियर्स को करता है, जो बिलीव्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली बात करता है, ये उनके अगेंस्ट बात करता है, करेक्टिव पर्पस में करता है व्हाटसोएवर। तो लिटरेचर जो है इसलिए इट्स मोर इंटरेस्टिंग फॉर अ मैन रादर देन अ साइंटिफिक आर्टिकल या साइंटिफिक थ्योरी ना। We are to remember that in previous periods the number of readers was comparatively small, and that with the exception of a few writers like Langland and Bunyan, authors wrote largely for the upper class, बादशाहों के लिए लिखते थे, तो इसलिए उनके रीडर्स भी कम थे। जितने बादशाह होते थे वो या जो पढ़ी लिखी एलीट होती थी वो उनको पढ़ते थे। In the 18th century, the spread of education and the appearance of newspapers and the magazines led to an immense increase in the number of the readers, and at the same time, the middle class people जो थे assumed a foremost place in the English life and the history. These new readers and this new powerful middle class had so classic tradition to hamper them. यानी ये वाली जो बहुत सारे लोगों का पढ़ा लिखा होना, आम लोगों का पढ़ लिख जाना जो है वजह बनी नॉवल के अपराइज की। At the same time, these new readers and this new powerful middle class had no classic tradition to hamper them. They cared little for the opinions of Dr. Johnson and the famous literary clubs, and so far as they read fiction at all, they apparently took little interest in the exaggerated romances of the impossible heroes and the picaresque stories of intrigue and villainy which had interested the upper classes. Some new type of literature was demanded. This new type must express, ये वही नावल की वजह बना, this new type जो है ideal of 18th century, namely the value and the importance of the individual life, resulted in the development and discovery of English novel. So the novel was born expressing, though in a different way, exactly the same ideal of personality and of the dignity of the common life, which were later proclaimed in the American and in the French Revolution, and were welcomed by rejoicing by the poets of the Romantic Revival, to tell men not about the knights or the kings or the types of the heroes, but about themselves in the guise of plain men and women. यानी आप खड़े होकर बादशाहों के फजाइल बयान कर रहे हैं, तो दैट्स नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। जो प्लेन पीपल हैं, प्लेन टाइप्स के हीरोज हैं, उनको रिप्रेजेंट करना जो है, दैट वाज द ट्रू एजेंडा ऑफ द नॉवेलिस्ट ऑफ द 18th century. About their own thoughts and their motives and the struggles and the results of their action upon their life, own characters. This was the purpose of our first novelist. The eagerness with which their chapters were read in England and the rapidity with which their work was copied abroad show how powerfully the new discovery appealed to the readers everywhere. यानी novels धड़ाधड़ छापे गए और उसके वो किए गए.
Before we consider the work of these writers who first developed the modern novel, we must glance at the work of pioneer Daniel Defoe, whom we place among the early novelists for the simple reason that we do not know how else to classify him. डैनियल डेफो को भी किसी हद से हम उसको मानते हैं कि जी वो अर्ली नॉवलिस्ट है। बहरहाल इस लेक्चर के एंड पर मैंने ये जितने डैनियल डेफो, शेक्सपियर के वर्क्स, जोफ्री चौसर के वो गिनवाए हैं, तो ये वो सारे एलिमेंट्स थे जो नावल की बुनियाद बने। लेकिन फर्स्ट नॉवलिस्ट का नाम आप याद रखिएगा कि पहला नावल जो इंग्लिश हिस्ट्री में लिखा गया वो 1740 में रिचर्डसन ने पामिला लिखा। वो बेसिकली पामिला जो था वो एक फीमेल मेड की कहानी है जो कि खातून घर में काम करती थी, तो उसकी कहानी मतलब नौकरानी थी, तो वो नौकरानी की कहानी, तो वो आम करेक्टर हो गया। उसके साथ क्या क्या बीत रही थी, उसके क्या फियर्स थे, उसके क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस थे, तो वो उसमें पामिला में वो हुआ। तो उसके रिस्पॉन्स में फिर पामिला जो है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, तो उसके रिस्पॉन्स में हेनरी फील्डिंग ने अपना पहला नावल जोसेफ एंड्रयूज लिखा, जो कि कोई लोग उसको भी क्लासीफाई करते हैं कि दैट वाज बेसिकली फर्स्ट ट्रू इंग्लिश नावल। पर दोनों ऑप्शन ये कभी नहीं आते, 1740 और 1742 वाला, यानी पामिला और उसके रिस्पॉन्स में जोसेफ एंड्रयूज का। अगर कमीशन में भी कहीं कोई पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी फील्डिंग जो था उसने जोसेफ एंड्रयूज कब लिखा, 1742 में लिखा, और पामिला ने या जोसेफ एंड्रयूज किस लिटरेरी वर्क के रिस्पॉन्स में लिखा गया, तो वो पामिला के रिस्पॉन्स में लिखा गया। तो अगले लेक्चर में हम फिर जोसेफ एंड्रयूज को और जो इंग्लिश नावल में डेवलपमेंट हुई है, जो जो जिनको हम ट्रूली नॉवलिस्ट कहते हैं, उसके हवाले से देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।